नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों का रुख करते हैं। बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने सड़क पार कर रही मां बेटी को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में मौके पर ही मां बेटी की मौत होगी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिहाज से एसएसपी ब्रजेश कुमार ने पुलिस को मोबाइल दिए हैं। साथ ही कहा कि जो भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करे उसका मोबाइल के जरिए ई चालान किया जाए। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला आया सामने, जिस दौरान दोनों पक्षों में करीबन आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू की। बहराइच में आत्महत्या का मामला आया सामने। 40 वर्षीय युवक ने राजापुर घाट पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। पीएससी की मदद से मृतक के शव को ढूंढा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल आत्महत्या का कारण साफ नहीं। चित्रकूट में बीडीसी सदस्य गिरजा देवी ने अरविंद मिश्र पर लगाए आरोप। गिरजा देवी का कहना है अरविंद मिश्र को वोट देने के लिए प्रताड़ित कर रहा था। रास्ते में उसे रोककर उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और वोट देने के लिए दबाव बना रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद में भरी सभा में आप महिला नेता ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सभा में पार्टी नीतियों को लेकर चर्चा हो रही थी। इस दौरान युवक के सवालों पर महिला नेता ने आक्रामक होकर थप्पड़ जड़ दिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत सरकार ने कारागार और अग्निशमन विभाग की 5,805 से ज्यादा पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दोनों ही विभागों में कई सालों बाद नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सीएम योगी आज कारागार विभाग में जेल वार्डन, घुड़सवार पुलिस और अग्निशमन विभाग में फायरमैन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी अभ्यर्थियों से संवाद भी करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में बीते 4.5 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। रोजगार देने के उद्देश्य से युवाओं के लिए मिशन रोजगार चलाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सुफल है कि इन्वेस्ट इंडिया विश्व की सबसे नवोन्मेषी निवेश संवर्धन एजेंसी के तौर पर सम्मानित हुई है। कोरोना महामारी में भी इन्वेस्ट इंडिया ने देश में निवेश की गति को बरकरार रखने का उल्लेखनीय कार्य किया है। सभी को बधाई। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो गए। पुलिस मुखिया की तलाश भी खत्म हो गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल राय बन चुके हैं। प्रदेश की कमान अब उनके हाथ में है। 9:30 बजे मुकुल राय लखनऊ पहुंचे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात उन्होंने करी। 12:30 बजे के करीब डीजीपी मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी का चार्ज भी लिया है। डीजीपी का चार्ज लेने के बाद पत्रकारों से पहले संवाद किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल बाद वापस आया हूं, आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। आप सबकी मदद से प्रदेश की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा, जो बिना जनता के सहयोग के संभव नहीं है। मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे पर हुए हमले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासे में तबरेज राणा खुद ही बड़ा साजिशकर्ता निकला। पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर उसने खुद पर गोली चलवाई थी। तबरेज राणा ने हलीम और सुल्तान के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी, जिससे कि उनके चाचा और चचेरे भाइयों पर मुकदमा दर्ज हो जाए और वो लोग उसमें उलझ जाएं। जिसके बाद तबरेज
अपनी पैतृक संपत्ति आसानी से बेच सके। इसके लिए हलीम और सुल्तान ने सत्येंद्र और शुभम सरकार को हमले के लिए किराए पर बुलाया और हमले को अंजाम भी दिलवाया। सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाई थी कि हमला किया नहीं बल्कि कराया गया है। पुलिस पूरे मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि अभी भी तबरेज पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब वो लोग जबरदस्ती हमारे बेटे को मुजरिम बनाए दे रहे हैं। जो मुजरिम नहीं भी होगा मुजरिम बनाएंगे। जो हमारे भाई चाहते थे हमारे ऊपर मुकदमे कर रखे हैं जमीन के, मकान के, और उन जमीनों के मुकदमे जो हमारी बनाई हुई थी, और मालूम हुआ कि वो पुलिस उनके साथ मिल करके हमारे बेटे पर सब साबित कर दिया, ये है वो है वो है। तबरेज की आड़ में हमारे घर की बहू बेटियों की इज्जत का मजाक उड़ाना, हमारी जिंदगी भर की इबादत और पूजा और साहित्य जारी और ये वो सबको खाक मिला देना, ये पुलिस का बहुत बड़ा जुर्म है, जो तबरेज राणा की कॉन्स्पिरेसी से बड़ा है। ये माँ और बहनों की गलत तरबियत की वजह से, और ये कुछ हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं यहाँ पर, उन जमीनों पे उसकी निगाह आ गई और उससे भू माफिया बनने का शौक हो गया है। इन लोगों ने एक साजिश रची, बचकानी साजिश, के अपने ऊपर गोली चलवाई जाए और सारे चचाओं को, इवन जितने नोटिस में नाम है, हमारे 4 भाई और एक भाई तो इस दुनिया में नहीं है, उसके बेटे को सबको नामजद कर दिया ताकि हम लोग अरेस्ट हो जाएं, और अरेस्ट होने के बाद अपने बाप का गलत नाम इस्तेमाल करके हम लोगों को सरेंडर करवा ले और वो हमारी जमीनों पे जैसे चाहे जो चाहे वो करे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो यानी कि लखनऊ से हमारे साथ में अशर असरार जुड़े हुए हैं, साथ में रायबरेली से आफताब हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं, हमारे साथ में अशर जुड़े हुए हैं। अशर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? यहाँ मुनव्वर राणा साफ तौर पर बेटे को फंसाया जा रहा है, जबकि सीसीटीवी फुटेज कुछ और कह रहा है। जी पूजा, बिल्कुल देखिए, मुनव्वर राणा का साफ तौर से कहना है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, लेकिन जो उनके चाचा हैं इस्माइल राणा, उनका ये कहना है कि कुछ दिनों पहले 1 करोड़ की कीमत वाली कुछ जमीन थी जिसको मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने बिन बताए बेच दिया था। तभी उनका पैमाना कैंसिल कराने के लिए तुरंत इस्माइल राणा ने मुकदमा दर्ज कराया था और उसी के बाद जो है ये छापेमारी करी गई है। बिल्कुल, उसी के बाद ये छापेमारी की गई है। रायबरेली का रुख करते हैं, हमारे साथ में आफताब खान मौजूद है। आफताब, क्या कुछ अपडेट है रायबरेली से? भाई इस्माइल कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये एक साजिश थी पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए, जबकि मुनव्वर राणा कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। दोनों के बयान में विरोधाभास है। सीसीटीवी फुटेज कुछ और कहानी बयां कर रहा है। देखिए पूजा, 28 जून को जो ये गोलीकांड हुआ, उसके बाद पुलिस महकमे में हलचल से मच गई थी। काफी लोग परेशान थे और पुलिस के हाथ तारीफ हो चुके थे, क्योंकि मुनव्वर राणा सुप्रसिद्ध शायर हैं। उनकी वजह से हाई प्रोफाइल का मामला होने के बावजूद पुलिस प्रशासन सख्ती में आया और तत्काल इसमें खुलासा करने की टीम गठित कर दी गई और टीम लगातार काम कर रही थी। रही बात इनके मुनव्वर राणा के बयान के ऊपर, तो अभी गिरफ्तारी के बाद जस्ट बयान इनका मुनव्वर राणा के भाई के इस्माइल राणा का बयान आया। उन्होंने अपने भाई का बचाव भी किया। अपने भाई का बचाव करते हुए लगातार वो अपने भतीजे और भतीजे के ऊपर हमलावर रहे। उन्होंने ये कहा कि मुनव्वर राणा पुत्र मोह के में अंधे हो गए हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस जमीन का पूरा मामला है, जिस जमीन का ये विवाद है, जिस संपत्ति का, राणा खानदान की जो जमीन है, मैं उसी जमीन पे खड़ा हुआ हूँ। एक कई बीघा जमीन जो करोड़ों की कीमत रखती बेशकीमती जमीन है, इसी में 1 बीघा जमीन करोड़ों की बेची थी, जिसके बाद ये विवाद तूल पकड़ता चला गया। और जब क्या ये जमीन जो है तबरेज ने बेची थी, इस तरीके की बात निकल करके सामने आ रही है? ये इस्माइल राणा का कहना है कि ये जमीन तबरेज राणा ने बेची थी और बिना किसी से बातचीत करे हुए। इस्माइल राणा का लगातार ये बात कहना देखा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन हम सब भाइयों की है, इसमें जब तक हिस्सा नहीं लगा तो आप बेचने के हकदार नहीं है। उन्होंने चुपचाप इस जमीन को बेचा, क्योंकि बेशकीमती जमीन है,
1 करोड़ की जमीन बेचने के बाद वो गाड़ी भी लेके आए और गाड़ी से घूम रहे हैं, ये इस्माइल राणा कहना है। उसके बाद ही मामला टूट पड़ता नजर आया। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड से साझा करने के लिए। सीधे राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे, जहां पर सीएम संबोधन दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र आज वितरित किए गए हैं। 5,805 से ज्यादा नियुक्तियां सुनिश्चित हुई। तो आपको बता दें कि मुनव्वर राणा और उनके भाई का जो विवाद है इस समय सड़क पर आ चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि इस्माइल राणा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुनव्वर राणा पुत्र मोह में अंधे हो चुके। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा 2 दिवसीय आगरा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा भी लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि अब बाकी सब एसी में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं, तब बीजेपी के कार्यकर्ता नेता कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे थे। सीधे राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे, सीएम योगी क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। तो उनको भी विश्वास नहीं था। यूपी में कौन आएगा निवेश करने के लिए? मैंने कहा प्रयास करिए। 1 वर्ष के बाद तैयारी करने में 1 वर्ष का समय लगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ बदलाव आता हुआ दिखाई देता। जब टीम मेरे पास आई, मैंने कहा भी कितने का लक्ष्य रखा है आप लोगों ने? मार्च 2017 में सरकार बनी थी। अक्टूबर नवंबर की मेरे साथ बैठक थी। मैंने कहा 6 महीने में क्या हो सकता है? 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवा देंगे। मैंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश की आबादी 22 से 23 करोड़, हमें इसको ध्यान में रखकर के निवेश की बात कर। उन्होंने कहा यूपी में कोई आएगा नहीं। मैंने कहा एक बार आप प्रदेश से बाहर भी निकलिए, देखिए, आप जाइए, लोगों से संपर्क करिए। वे लोग गए, 1-2 जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तीसरा जो रोड शो था उसमें मैं स्वयं गया, और जब मैं गया तो मैंने एक से बात की। मेरे साथ उस समय के हमारे सचिव भी और उस समय के जो हमारे औद्योगिक विकास के आयुक्त थे वो भी मेरे साथ में। वहीं 2 दिन पहले पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का बीमारी के चलते निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार अयोध्या में किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। तो वहीं इससे पहले शरद त्रिपाठी के निधन पर बीजेपी के नेताओं ने शोक भी जताया था, श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित की। तो केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे हुए हैं। पंचतत्वों में शरद त्रिपाठी विलीन हो रहे हैं। कुछ ही देर में अंत्येष्टि की क्रिया हो जाएगी। आपको बता दें कि कद्दावर नेता शरद त्रिपाठी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया। इनके निधन पर जेपी नड्डा तक ने ट्वीट किया था, शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल यानी कि 3 जुलाई को होने वाले प्रयागराज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मतदान और मतगणना की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। सपा प्रत्याशी मालती यादव ने इस मतदान और मतगणना की वीडियोग्राफी कराने की मांग में याचिका दाखिल की थी। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने की। याचिका में कहा गया कि मतदान के दौरान गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए वीडियोग्राफी कराई जाए। निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता तरुण अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने पहले ही शासनादेश जारी कर दिया है, इस याचिका की जरूरत नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया। तो आपको बता दें कि 3 जुलाई यानी कि कल
मतदान होना है और इसी मतदान के सापेक्ष ये निर्णय लिया गया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की ओर से गांव चलो अभियान के अंतर्गत नहटौर में साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। साइकिल रैली का शुभारंभ आजाद समाज पार्टी के जिला प्रवक्ता सलीम सिद्दीकी ने हरी झंडी दिखाकर किया है। जिला प्रवक्ता सलीम सिद्दीकी ने बताया कि साइकिल रैली नहटौर से शुरू हुई है और ये रैली गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराएगी और लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। इटावा के बीडीसी मेंबर को लेकर बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं में कोर्ट के सामने जमकर मारपीट हुई। बीडीसी सदस्य को अगवा करने को लेकर सपा ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी आनंद यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद गायब हुए बीडीसी ने कोर्ट में पेश होकर बयान दिया था कि वो अपनी मर्जी से बाहर गया था। मौके पर पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई अंशुल यादव और बीजेपी सदर विधायिका सरिता भदौरिया की जमकर नोकझोंक हुई। हालांकि पुलिस ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत करवा दिया। बीडीसी सदस्य जिनके संदर्भ में एक अपहरण का मुकदमा थाना भड़पुरा में लिखा गया था 22 तारीख में, पुलिस ने उसे बरामद किया, आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके 164 के बयान हुए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए, क्योंकि वो बालिग था, अपनी स्वेच्छा से जाए, इसके लिए उसे अवमुक्त कर दिया गया उसकी स्वेच्छा के आधार पे, और वो चला गया है अपने पिताजी के। अच्छा, तो ये जो अपहरण का मामला लगाया गया था, ये निराधार निकला, सही निकला, क्या हुआ? ये विवेचना चल रही है इसकी। कोर्ट के जो भी निर्देश इसमें प्राप्त होंगे उसके आधार पे इसका निस्तारण किया जाएगा, क्योंकि ये आयोग इसका अवलोकन करेंगे, उसके आधार पे किया जाएगा। अभी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। गलत कह रहे हैं, उसके पिता का बयान है, मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया, 8 सदस्य उसको मारा पीटा है उस परिसर में। गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट से 2007 में बसपा से विधायक रहे राज्यपाल सिंह ने आज लोकदल का दामन थाम लिया। राज्यपाल सिंह के लोकदल का दामन थामने से सामने से मोदी नगर सीट पर लड़ाई बेहद रोचक हो गई है। लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में इस सीट पर लोकदल का दावा मजबूत माना जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ से महेश शर्मा जो कि 2012 में लोकदल से जीते थे, प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब राजपाल सिंह के आने से सीट का गणित बेहद दिलचस्प हो गया। बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेबस कलम से एक बार फिर दास्ताने आबरू लिखी है, क्योंकि एक बार फिर से काला अध्याय दोहराया गया है। कानपुर देहात में एक बार फिर से मासूम की असमत लूटने और फिर जान से मार देने का जघन्य अपराध हुआ है। रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, देखिए।
तक कर दी। दरिंदों का मन इतने से नहीं भरा, अभी तो दरिंदगी की पराकाष्ठा पार करनी थी। हत्या के बाद उस 12 साल की गुड़िया को जला दिया गया। बच्ची की हत्या कर दी गई थी और उसे जलाने का भी प्रयास किया गया था। बच्ची के पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस शिकायत अभियोग पंजीकृत किया गया और बच्ची का पोस्टमार्टम भी कराया गया। पोस्टमार्टम में हत्या का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू स्मोथरिंग आया है। बच्ची का मुंह दबा के उसकी हत्या की गई है और राख जलाने का प्रयास किया गया। उस मासूम को शायद ये पता भी ना हो कि अपनी माँ के लिए खाना बनाने की ये अंतिम रात होगी। 12 साल की मासूम को नहीं पता था कि इंसानी शक्ल में भेड़िए भी होते हैं। उसे नहीं पता था कि यहाँ लड़कियों की अस्मत लूटने के बाद हत्या कर जला दिया जाता है। रात से गायब है, सामान ढूंढने का नहीं मिल रही है। फिर जी रात का हमने जाने ही नहीं, शाम का जी बना खा के कुछ फुर्सत पड़ रही है। फिर उसके बाद हमने न जाने सवेरे जाने सफाई ढूंढी कहूँ नहीं मिली। फिर यहाँ हार में ढूंढी तब नहीं कहूँ मिली। फिर लड़का ने वहाँ ढूंढी तब जी बक्सिया में डरी मिली है। जैसा होता रहा है फिर वही हो रहा है। अब पुलिस जांच कर रही है, गठित की जा रही है, लेकिन आरोपी फरार है। न जाने कितनी ही गुड़ियाएं ऐसी हैं जो दर्ज नहीं होती इस फेरिस्त में, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, अस्मत उनकी लूटी जाती है। पर हाकिम, हुक्मरान, अदालत, कानून, इंसाफ, पुलिस प्रशासन, हम और आप, हर एक कान अगर बहरे हो जाएं तो क्या सिसकियां, क्या आंसू, क्या आहें, क्या चीख और पुकार, सब बेकार है। हमेशा पूछा जाता है, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती ही क्यों, ऐसी दिखती ही क्यों है, ऐसे सजती ही क्यों है, देर रात निकलती ही क्यों है, और जब निकलती हैं भुगते। चलो मान लिया इन प्रश्नों को, लेकिन 12 साल की गुड़िया तो अपने घर पर थी, सो रही थी। उसके साथ ऐसा आखिरकार क्यों? आखिरकार क्यों उसकी अस्मत लूटी, क्यों उसे जला दिया? अरे जाने दीजिए साहब, कौन सा ये दरिंदगी का खेल पहली दफा है। लूटी हुई अस्मत पर जांच और आश्वासन का खेल ये तो बहुत पुराना हो चला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कब वो दिन आएगा जब ना लिखनी पड़े कलम की लुटी हुई अस्मत, ना बिखरना पड़े किसी की माँ को, ना उजड़े किसी का बचपन। जनता टीवी के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। वाकई समाज को सोचने की जरूरत है कि हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि अगर अब हम अभी नहीं समझे तो कभी संभल नहीं पाएंगे और दुनिया में सिर्फ खौफ रहेगा, बेटियां गायब हो जाएंगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता टीवी।